तो आज हम सीखेंगे कि एलसीआर सर्किट को कैसे एनालाइज किया जाता है। तो उससे पहले कुछ बेसिक्स जो पता होने चाहिए वो ये है कि जो रेजिस्टेंस हमारा होता है, इंडक्टर हमारा होता है, कैपेसिटर हमारा होता है। रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं। इंडक्टर में करंट अगर इधर है तो वोल्टेज हमेशा आगे रहती है और करंट हमेशा लैग करता है। लैग करता है ये करंट के बेसिस पे बोला जाता है। वोल्टेज से पीछे है तो लैग करता है। और करंट अगर यहाँ पे है, वोल्टेज पीछे है, इसका मतलब वोल्टेज से करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो इस तरह से वोल्टेज कैपेसिटर की, वोल्टेज इंडक्टर की और वोल्टेज रेजिस्टर की देखने को मिलती है। रेजिस्टर की जो वोल्टेज होती है वो करंट की डायरेक्शन में होती है। इंडक्टर की जो वोल्टेज होती है वो करंट से 90 डिग्री आगे होती है। और कैपेसिटर की जो वोल्टेज होती है वो करंट से 90 डिग्री पीछे होती है। तो इस तरह से ये फेजर हमें पता होना चाहिए। अब हम अगर आरएलसी सर्किट को एनालाइज करने के लिए जाएं, आरएलसी सर्किट को एनालाइज करने के लिए जाएं तो यहाँ पे बना लिया मैंने आर, ये बना लिया मैंने एल और ये बना लिया मैंने सी। और यहाँ से मैंने एसी सोर्स को लगा दिया। एसी सोर्स की जो आरएमएस वोल्टेज है उसको वी मान लिया। और यहाँ पे वोल्टेज जो गिरेगी उसको रेजिस्टेंस की वोल्टेज, इसको इंडक्टर की वोल्टेज, इसको कैपेसिटर की वोल्टेज। ये सारी वैल्यूज़ ध्यान रखें कि ये सारी वैल्यूज़ आरएमएस वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे जो अप्लाइड वोल्टेज वी आता है वो इन तीनों का वेक्टर एडिशन आएगा, फेजर एडिशन आएगा। वी आर, वी एल और वी सी का बेसिकली फेजर एडिशन होता है, तो हम इसको वेक्टर एडिशन की तरह लेते हैं। वेक्टर के सारे रूल वहाँ पे काम करते हैं। सेम फ्रीक्वेंसी के लिए वेक्टर की तरह ऐड किया जा सकता है। तो ये वी अप्लाइड वोल्टेज जो है, वी अप्लाइड वोल्टेज जो है ये वी आर, वी एल और वी सी के एडिशन के बराबर होगा। लेकिन कौन सा एडिशन? वेक्टर एडिशन। तो अब देखिए, क्योंकि तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं इसलिए तीनों में करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो करंट अगर मैंने ऐसे दिखाया, इसमें करंट अगर ऐसे दिखाया, तो इसमें भी करंट ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। फेजर में डायरेक्शन ध्यान रखनी होती है। और अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो वोल्टेज जो आपका रेजिस्टर का होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। जो इंडक्टर का वोल्टेज होगा वो आगे चलता है और कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वो करंट से पीछे चलता है। ये हमारे करंट है, ये हमारे करंट है, ये हमारे करंट है। तो हमें अप्लाइड वोल्टेज अगर देखनी है तो वो इन तीनों का वेक्टर एडिशन है। तो वेक्टर के लिए इनको दिखाते हैं एक बार। देखिए वी आर तो इधर है जो कि डेफिनेटली किसकी डायरेक्शन में है? करंट की डायरेक्शन में है। फिर वी एल तो ऊपर है और वी सी क्या है? नीचे है। तो नेट जो वोल्टेज बनेगी वो इन तीनों का क्या होगा? वेक्टर एडिशन होगा। अब यहाँ से कितने केस बन सकते हैं? हो सकता है कि आपका वी एल वी सी के बराबर हो जाए। उस केस में तीनों का सम सिर्फ वी आर आएगा। इस केस को रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। जब इंडक्टर की वोल्टेज और कैपेसिटर की वोल्टेज का वेक्टर सम क्या हो जाता है? जीरो, क्योंकि ये दोनों आउट ऑफ फेज होते हैं 180 डिग्री से। अगर एक प्लस का 20 होता है तो दूसरा माइनस का 20 हो जाता है। तो उस केस में अगर ये बराबर हैं तो बराबर जब होंगे तो इनका वी एल और वी सी का एडिशन जीरो हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ वी आर। तो वी आर आपका नेट वोल्टेज होगा। इसको रेजोनेंस कंडीशन बोला जाता है बेसिकली, जहाँ पे नेट वोल्टेज किसके बराबर होती है? सिर्फ वी आर के बराबर होती है। और नेट वोल्टेज और नेट करंट के बीच का एंगल जीरो हो जाता है। सो और क्या केस पॉसिबल है? हो सकता है वी एल बड़ा हो और वी सी क्या हो? थोड़ा छोटा हो। तो जो नेट वेक्टर आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, वी एल माइनस वी सी। और वो वी एल माइनस वी सी वी आर के साथ ऐड होके कुछ वोल्टेज बनाएगा। और ये जो नेट वोल्टेज है करंट के साथ, नेट करंट के साथ कुछ एंगल बनाएगी, जिसको कैलकुलेट भी किया जा सकता है। तो और क्या केस पॉसिबल है? और ये भी पॉसिबल है यार कि बी सी बड़ा निकले और वी एल का निकले थोड़ा छोटा निकले। उस केस में बी सी और वी एल का एडिशन तो नीचे की तरफ दिखेगा और फिर उसको जब वी आर के साथ ऐड करेंगे तो नेट वोल्टेज ये बनेगी। उसको इसमें नेट वोल्टेज डेफिनेटली
करंट के साथ एंगल बनाते हुए आपको दिखेगी। तो ये तीन ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। तो अगर वी एल बड़ा है और वी सी छोटा है तो वी एल और वी सी का एडिशन ऊपर आएगा, जिसको फिर वी आर के साथ ऐड करके नेट वोल्टेज ऐसे निकाली जाएगी। इस केस में करंट लैगिंग होगा, वोल्टेज से बीच चल रहा है। अगर वी सी बड़ा हुआ, वी एल छोटा हुआ, उस केस में नेट वोल्टेज नीचे की तरफ बनेगी ऐसे, वी एल माइनस वी सी, और ये वी आर के साथ ऐड होकर नेट वोल्टेज यहाँ बनाएगी। इस केस में करंट आपका लीडिंग देखने को मिलेगा। तो ये पॉसिबिलिटीज होती हैं जिससे कि आपके एलसीआर सर्किट को एनालाइज किया जा सकता है। अब इसी से वोल्टेज ट्रायंगल भी बनाई जाती है। वोल्टेज ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, यहाँ ले लेंगे क्या, वी आर, ये क्या ले लेते हैं, वी एल माइनस वी सी, या फिर वी सी माइनस वी एल, और इसको ऐड कर देते हैं, है ना। तो नेट जो वोल्टेज ट्रायंगल आपको दिखती है वो कैसी दिखती है, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो वोल्टेज ट्रायंगल अगर आपको देखना है तो वोल्टेज ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखता है। वोल्टेज ट्रायंगल में ये क्या आ जाएगा, वी एल माइनस वी सी, और ये क्या आ जाएगा, वी आर आ जाएगा। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा रिजल्टेंट। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ये साइड कितनी है, वी एल माइनस वी सी, और ये साइड कितनी है आपकी, वी आर, और ये आपका नेट वोल्टेज होगा जो अप्लाई किया गया है वी। तो क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि जो वी का स्क्वायर है वो किसके बराबर आएगा यार, वो आएगा वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। तो इस तरह से वोल्टेज ट्रायंगल से अप्लाइड, ये रूट स्क्वायर हटेगा यहाँ से, तो उसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैंने रूट ले लिया उस तरफ। तो इस तरह से वोल्टेज के रिलेशन निकाले जा सकते हैं। अप्लाइड वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर माइनस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर का होल रूट कर लिया। और इसी से आपकी इम्पीडेंस ट्रायंगल भी बना ली जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली अप्लाइड वोल्टेज क्या होगी, आई इंटू जेड होगी, और ये वी आर क्या होता है, ये आई इंटू आर होगा। और वी एल माइनस वी सी था तो ये होगा आई इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी। आई आई कैंसिल हो जाएंगे, ट्रायंगल वैसी रहेगी। तो यहाँ से ट्रायंगल मिल गई आपको ऐसी, ये आ गया जेड टोटल इम्पीडेंस, ये रेजिस्टेंस है, ये आ गया आपका एक्स एल माइनस एक्स सी। तो यहाँ से इम्पीडेंस को भी देखा जा सकता है, जो कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो इस तरह से इम्पीडेंस ट्रायंगल को बनाया जाता है।